रहा था जी। मैं खुद आपको फोन करना चाह रहा था, आप रिकॉर्डिंग पर लगाएं। और मैं जो हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश में व्यवस्था कैसे सही हो, कौन कौन से मेन मुद्दे हैं और किस तरीके से देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। मैथिली शरण गुप्ता साहब के जो फार्मूले हैं उनको अभी तक 11 साल में उन्होंने क्रियान्वित करने का प्रयास क्यों नहीं किया, जो कि आप 2 साल के कार्यकाल में ही वो अचीवमेंट हासिल कर सकते थे जो विश्व गुरु बनने की दिशा में आपको और तेजी से अग्रसरित करता। अब आप लोग घोषणा करते हो कि 2047 तक हम विश्व गुरु बनेंगे, हम इससे सहमत नहीं हैं। अगर ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, निष्पक्षता से शासन प्रशासन किया जाए, तो ये लक्ष्य हम लोग 2037 में आराम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने कन्वर्सेशन और वार्तालाप के माध्यम से देश के अन्य राजनीतिक दलों, विपक्षियों के नकारापन और सरकार की सुस्ती पर, दोनों पर कुठाराघात करना चाहते हैं, उनको दिशा देना चाहते हैं। मेरा मकसद किसी का विरोध करना या किसी का पक्ष करना नहीं है। मेरा लक्ष्य मैथिली शरण गुप्ता साहब की तरह बेबाक, निष्पक्ष, जनहितैषी, राष्ट्रहितैषी बातों को जनता के बीच में लाना है, जिससे जनता जागरूक हो और कम से कम पैसे में चुनाव हो, योग्य लोग आगे आए, अपराधी, बाहुबली, पैसे वाले चरित्र के लोग बेनकाब हों। तो अगर आप उचित समझें तो सिलसिलेवार तरीके से या तो सवाल आप पूछें, मैं जवाब देता हूं, नहीं तो मैं फ्लुएंट बोलता हूं अपने हिसाब से कि क्या क्या अभी करने की जरूरत है। एक बार मैं आपकी बात को यहाँ पे रोकते हुए पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप बिल्कुल पूछिए। रिकॉर्डिंग तो है कि नहीं, पहले ये बताइए। सब कुछ बिना रिकॉर्डिंग चलता ही नहीं है। यही तो पारदर्शिता है। देखिए, पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री को संविधान ने क्या ताकतें दी हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं, नरेंद्र मोदी को नहीं, संविधान तो प्रधानमंत्री का है, उसमें नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री को संविधान ने क्या क्या ताकतें दी हैं? प्रधानमंत्री जी को तो अपार शक्तियां प्राप्त हैं। अगर वो मैं आपकी बात से पूर्णतया असहमत हूं। यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं तर्कों के द्वारा जो है इसको सिद्ध करूं। इस विवाद में ना पढ़कर नहीं, आज ये विवाद बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन राजनेताओं ने, इन प्रधानमंत्री बने लोगों ने संविधान का पालन नहीं किया, वही हमारे कष्ट का कारण है। नहीं तो अब जो संसाधन है, नहीं, अभी देखिए, आपने कहा पहले आप पूछे तो मैं पूछ रहा हूं, तो आप मुझे जवाब दीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। तो नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब तो आप सुनने को तैयार हो पहले, फिर आप उसमें करेक्शन करें। आप बताइए। मेरे जवाब से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरे जवाब को सुना जाए पहले से। नहीं, आपने देखिए, आपने कहा अपार शक्तियां हैं, मैं इससे असहमत हूं। अब मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करने दें, फिर आप बात को आगे बढ़ाएं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अपार शक्तियां कैसे हैं? अपार शक्ति है ही नहीं, जब तरीकी गलत है तो फिर उसको सुनो ना मुझे, फिर ना। सर, अगर शक्तियां नहीं है तो धारा 370 जो है और 35A क्यों हट गई? अगर शक्तियां नहीं है, आर्टिकल 370 हटना तो एक 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी भी सरकार भी कर सकती थी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि, क्या लिखा हुआ है कि यह एक टेम्परेरी क्लॉज है। टेम्परेरी जो है। नंबर 2, उसमें लिखा हुआ है कि इसे कैसे हटाया जाए। उसमें केवल एक ही शर्त थी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट किया जाए। यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली अस्तित्व विहीन हो जाती है तो यह शर्त भी शून्य हो जाती है। इसका मतलब है कि केवल प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से आर्टिकल 370 हट सकता था। फिर ये जो ड्रामा नाटक किया है प्रेसिडेंट रूल लगाने का, फिर उसे जो है विधानसभा को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट को कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये ड्रामा शुद्ध ड्रामा है।
माननीय मैथिली चरण जी, ये शुद्ध ड्रामा है। राज साहिल जी, आप सहमत है या नहीं है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है अंत भला तो सब भला। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में आए संविधान में असंवैधानिक तरीके से घुसेड़ दिया गया। क्या जवाहरलाल नेहरू को यह नहीं मालूम था कि बिना पार्लियामेंट के मैं किसी वो तो हटा दिया गया ना। अब जो प्रधानमंत्री अगर गलती कर रहा है उसको दूसरा प्रधानमंत्री तुम गलती क्यों कह रहे हो? इसे दुष्टता क्यों नहीं कह रहे हो? इसे षड्यंत्र क्यों नहीं कह रहे हो? और आप बात ही नहीं मेरी समझ पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई काम गलत जो है राजीव गांधी ने किया, इंदिरा ने किया, ये गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि इन दुष्ट राजनेताओं को हमने नहीं बताया कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को क्या शक्तियां अवेलेबल है, बताइए मुझे। मेरे हिसाब से देश के प्रधानमंत्री को केवल एक ही शक्ति प्राप्त है कि वो काउंसिल मिनिस्टर में कौन सम्मिलित होगा ये रिकमेंड करे। बाकी सभी शक्तियां कैबिनेट में निहित हैं। तो सर माननीय मैथिली चरण जी, इसका जवाब सुन लीजिए आप। नहीं, एक मिनट पहले आप मुझे बताइए कि देश के प्रधानमंत्री में केवल एक ही शक्ति है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको सम्मिलित करना है ये रिकमेंड कर सकता है। थोड़ा सा आगे बोलने दें। एक मिनट, पहले मैं आपसे पूछ, पहले मेरा इतना तो दे दो, हाँ और नहीं का जवाब तो दो ना पहले। अरे हाँ ना में ही थोड़ी जवाब होता है। जवाब हाँ में बोल के आगे भी तो कुछ बोलना होता है। मेरा इसके बाद बोलिए ना। पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या देश, जस्ट ए मिनट, मेरी बात, मेरे प्रश्न को तो ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री को एक ही मूल अधिकार है, वो है कैबिनेट में मंत्रियों की अनुशंसा करना, राइट? बाकी सभी अधिकार जो है वो देश के कैबिनेट में निहित हैं। वो कलेक्टिव डिसीजन से होना चाहिए। जब इस देश में कलेक्टिव डिसीजन से ही कोई निर्णय लेते हैं तो दुष्ट जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिकार के तहत जीतती हुई सेना को रोकने के लिए कैबिनेट में चर्चा नहीं की, अपने गृह मंत्री सरदार पटेल से चर्चा नहीं की? किस अधिकार के तहत वो ऑल इंडिया रेडियो पहुंचा? हमने इसकी भर्त्सना की होती तो आगे गलतियां नहीं होती। अब आपका प्रॉब्लम तो यही है, आप जैसे विद्वान लोगों की भी और दूसरे लोगों की भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी शक्तियों में इन्हें रखा जाए और हम नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये कह पा रहे हैं कि मोदी है तो संभव है, मोदी है तो संभव है। गलत स्टेटमेंट है, कहना चाहिए भारतीय मंत्रिमंडल है तो संभव है। हम व्यक्ति को मंत्रिमंडल से और संविधान से बड़ा कर रहे हैं, ये हमारी दुष्टता है। हम भी दुष्ट हैं। हेलो हेलो हेलो